हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लिए थे। प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था ये भारत के खनिजों के बारे में हुआ था। इसमें हम लोगों ने खनिजों से संबंधित बहुत सारे फैक्टों पे बात कर ली है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि खनिज वाले चैप्टर से आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, अगला टॉपिक आज का आएगा जो है भारत में वन्यजीव संरक्षण। भारत में वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव क्या होते हैं भाई? अगर हम वन्यजीवों की बात करें तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं जंगल में रहने वाले जीव। जंगल में रहने वाले जीवों को क्या बोला जाता है? जंगल में रहने वाले जीव कहलाते हैं वन्यजीव। ठीक है। अब हुआ क्या जो है कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वनों का विनाश शुरू किया और वनों के विनाश के साथ साथ वन में रहने वाले जीवों को भी प्रभावित किया। अवैध रूप से उनके चमड़े का शिकार करना, उनके दांत का शिकार करना, उनके मांस का शिकार करना, कस्तूरी मृग के कस्तूरी का शिकार करना, बारहसिंगा के सींग का शिकार करना। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है मानव के लिए कहीं ना कहीं जो है मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है जीवों को अवैध रूप से मारना शुरू किया जो है। तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने उनको संरक्षण देने के लिए तमाम प्रकार की परियोजनाओं को एग्जीक्यूट किया। तो चलिए हम इन्हीं पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम भारत में वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया था? तो ये आया था 1972 में, 1972 में आया था। 1972 में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है ना। इसी के तहत भारत में तमाम प्रकार की परियोजनाएं चलाई गई, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत 1973 में की गई। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत जो है, सिंह परियोजना की शुरुआत जो है, सिंह परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई थी। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट कछुआ पहले लिख देते हैं, चाहे कस्तूरी मृग लिख दीजिए, कस्तूरी मृग। प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग की शुरुआत कब हुई? 1975 के करीब में। ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई जो है 1992 में। ठीक भाई। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि कौन से प्रोजेक्ट कब चलाए गए थे, है ना। अब इनको संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने जो है 4 प्रकार के स्थलों का चयन किया। कौन कौन से स्थल वो हैं? तो जैसे पहला आएगा बायोस्फीयर रिजर्व। पहला क्या आएगा? बायोस्फीयर रिजर्व आएगा। दूसरा आएगा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आएगा वन्यजीव अभयारण्य। और चौथा आएगा जो है, कौन सा आएगा बताइए? देखिए, पहला स्थल कौन सा आएगा? बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व ये आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा आएगा? वन्यजीव अभयारण्य। ये 3 मेनली क्षेत्र होते हैं। बाकी इसके अलावा पक्षी विहार वगैरह भी होते हैं, वन्यजीव विहार होते हैं, तो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 क्षेत्रों को भारत सरकार के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और ये होते क्या है इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्ज़ाम में बनते रहते हैं और सवाल लोगों से गलत भी होते रहते हैं। तो देखिए भाई, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है सरकार ने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने जो है 3 प्रमुख स्थलों का चयन किया है। पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, या इसको हम क्या बोलेंगे, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, या इसको क्या बोलेंगे, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। मैं तीनों को एक साथ बताता चलूँगा ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान, या इसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और तीसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा भाई, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। तो ये 3 स्थल होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है लोगों को पता नहीं रहता। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये कोई स्थल है, ये कोई स्थल है, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई वन है, या कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियाँ रह रहे हैं, जीव और क्या रह रही हैं, वनस्पतियाँ रह रही हैं, फ्लोरा और फना रह रहे हैं। ठीक है, फ्लोरा और फना, वनस्पतियों तथा जीवों को फ्लोरा और फना कहा जाता है। तो हुआ क्या जो है, मानव के अतिक्रमण से मानव ने यहाँ पर जो है वनों को काटना शुरू किया, वनों को काटना शुरू किया, जीवों को अवैध रूप से उनका शिकार शुरू किया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा का पूरा पारितंत्र जो है प्रभावित होगा। पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ये क्या हो जाएगा भाई, प्रभावित हो जाएगा। तो सरकार क्या करेगी, सरकार जो है इस पूरे क्षेत्र को रिजर्व करेगी, पूरे क्षेत्र को घेर देगी और बाहर यहाँ पर जो है नो एंट्री का बोर्ड लगा देगी। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो है मानव का प्रवेश वर्जित है। अगर इसमें मानव प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो है एनजीटी में मुकदमा किया जाएगा और उसको जो है सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा जो है कि ये जो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम अगर पूरा का पूरा प्रभावित होता है तो सरकार वहाँ पर जो है उस पूरे क्षेत्र को रिजर्व करती है और बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है, कोई भी जो है यहाँ पर मानवीय अतिक्रमण ना हो। अब इसमें देख रहे हो कि अगर इकोसिस्टम को पूरे इस इकोसिस्टम को रिजर्व किया जा रहा है, पूरे इस भौगोलिक क्षेत्र को रिजर्व किया जा रहा है, तो यहाँ पर जीव, वनस्पतियाँ तथा इनके साथ जो यहाँ पर जंगल वगैरह हैं या फिर जो है जो मिट्टी वगैरह है, वायु है, जल है, इन सबको भी संरक्षित किया जाता है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में किसको संरक्षित किया जाता है, तो इसमें जो है पूरे पारितंत्र को संरक्षित किया जाता है, पूरे इकोसिस्टम को जो है संरक्षित किया जाता है। अगर पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित किया गया है मानव के द्वारा तो उसको सरकार के द्वारा रिजर्व किया जाएगा। इसमें जीव और वनस्पतियों के साथ साथ वहाँ के जो अजैविक घटक हैं, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, इनको भी संरक्षित किया जाता ताकि मानव के द्वारा यहाँ अतिक्रमण ना हो। बात समझ में आई? तो इसमें पूरे के पूरे पारितंत्र को संरक्षित किया जाता है। भारत में जो है कितने वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं तो 18 हैं। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये नीलगिरी है, नीलगिरी क्षेत्र है, जिसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नीलगिरी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है और इसको जो है सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। क्लियर हुई बात? बताइए भाई, ये बात क्लियर हुई?
चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जीवों के आवास की व्यवस्था की जाती है, जीवों के आवास की व्यवस्था की जाती है। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों के आवास की व्यवस्था की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला, कहाँ पर है ये? अभी आगे देखिएगा, हैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक बाद में इसका नाम बदलकर जो है जिम कॉर्बेट कर दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और वर्तमान में इसका नाम जो है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये किस जगह पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड राज्य में है। वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं? तो कुल मिलाकर 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें मैं अभी बाकायदे मैपिंग करके आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक, चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो जैसे मानव के अतिक्रमण के द्वारा, मानव के डिस्टर्बेंस के द्वारा जो है अगर जीवों और वनस्पतियों को प्रभावित किया जाता है तो उनको जो है किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्थान कहलाता है अभ्यारण्य या सेंचुरी। अभ्यारण्य का मतलब होता है बिना डर के, बिना किसी भय के रहें, तो उसी स्थान को हम बोलते हैं अभ्यारण्य। यह कैसा स्थान होता है? यह ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें जीवों और वनस्पतियों को, जीवों तथा वनस्पतियों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और एक बात, जैसे ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेड़ सूख गया तो उसको भी काट नहीं सकते हो। पेड़ों की कटाई, पशुओं की चराई, ये सब बैन रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए घास उगी है तो उसमें भी छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो जीवों के अगर आवास की व्यवस्था की गई है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई पेड़ सूख गया है तो सूखी लकड़ी काट सकते हैं, सूखी लकड़ी की कटाई की जा सकती है और पशुओं की चराई भी हो सकती है, पशुओं को चरने के लिए भी छोड़ दिया जा सकता है। आई बात समझ में? लेकिन इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान में जो है ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान में जो है पशुओं की चराई और लकड़ी, जो कटी सूखा पेड़ है उसको, लकड़ी को काट भी नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप याद रखिएगा कि इनमें अंतर क्या होता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे के पूरे इकोसिस्टम को रिजर्व किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में जीवों के आवास की व्यवस्था की जाती है और वन्य जीव अभ्यारण्य में जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। क्लियर हुई बातें? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसमें देखिएगा, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट देखिए। इसमें जो है जैसे भारत का ये राज्य है जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा? एक दक्षिग्राम और दूसरा किश्तवाड़, दक्षिग्राम और किश्तवाड़। इसके बगल में है लद्दाख। लद्दाख में एक आपको देखने को मिलेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है ये? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। अगला है जो है यहाँ पर ग्रेट हिमालय और पिन वैली। ग्रेट हिमालय और पिन वैली ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक भाई, आगे चलेंगे। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और ये फूलों की घाटी। राजाजी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो ये सब है उत्तराखंड में।
उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके वो यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मोइलिन और सोनई, नामदफा, मोइलिन और सोनई, ये जो है कुछ जो है वन्यजीव संरक्षण केंद्र है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें ये सब के सब जो है आपके अभ्यारण्य नहीं है, ये सब के सब क्या है, अभ्यारण्य है, ठीक है। आसाम में दो हैं, एक है मानस और दूसरा है काजीरंगा। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो ये है आसाम में। मणिपुर में कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ जो है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील में स्थित है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ। और ये कहाँ पर है, मणिपुर में। कैबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में। पश्चिम बंगाल में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, गौरुमारा और जालदापारा, सुंदरबन, गौरुमारा और जालदापारा। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, मानस, काजीरंगा और ये जालदापारा, मानस, काजीरंगा और ये जालदापारा जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुई बात। अगला उड़ीसा में देखिएगा, उड़ीसा में कौन कौन सा है, एक है सिमलीपाल और दूसरा है भितरकनिका, सिमलीपाल और दूसरा है भितरकनिका। झारखंड में जो है पलामू, झारखंड में कौन सा है भाई, तो पलामू है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में जो है ये इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में आ जाइए तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली, कान्हा, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, फॉसिल, फॉसिल माने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसके अलावा सतपुड़ा भी है और कुनो है, ठीक है ना, कुनो, सतपुड़ा, ये सब है। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, तो वो 12 की संख्या में। राजस्थान में आ जाइए, रणथंभौर, सारिस्का, केवलादेव घाना और कुंभलगढ़, केवलादेव घाना और कुंभलगढ़, केवलादेव घाना और ये कुंभलगढ़, इतने कहाँ पर हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक ग्रेट डिज़र्ट भी है, ग्रेट डिज़र्ट राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट डिज़र्ट राष्ट्रीय उद्यान, महामरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में पड़ेगा, ठीक। गुजरात में आ जाइए, नल सरोवर, नारायण सरोवर, जंगली गधा, गिर राष्ट्रीय उद्यान और बेलवादर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब कहाँ पड़ेंगे भैया, तो ये सब के सब पड़ेंगे गुजरात में। ये सब के सब कहाँ पड़ेंगे, तो ये सब के सब पड़ेंगे गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में बोर राष्ट्रीय उद्यान और पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, तो ये दोनों पड़ते हैं महाराष्ट्र में। कर्नाटक में आ जाइए तो कर्नाटक में बांदीपुर, बानरचट्टा या बानरघट्टा और अंसी, बांदीपुर, बानरचट्टा और अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ेंगे, तो ये कर्नाटक में पड़ेंगे, ठीक है। चलो केरल में आ जाइए तो केरल में इराम्बिकुलम और पेरियार, इराम्बिकुलम, पेरियार और एक है शांत घाटी, शांत घाटी, ठीक है। तो ये तीन याद रखिएगा, इराम्बिकुलम, पेरियार और शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी और मधुमलाई, इंदिरा गांधी और मधुमलाई। आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना वाला एरिया में है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तो ये हो गए भारत के कुछ प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते रहते हैं। इसको आप भी बाई मैप ऐसे चीज़ों को याद करिएगा ताकि यहाँ से कोई दिक्कत आपके एग्ज़ाम में ना हो। वीडियो को कई बार देखिए तभी ये सारी चीज़ें याद होगी, और मैपिंग कर लेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।